दोस्तों इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे इसके बारे में बता देता हूँ आपको। बड़ी जनसंख्या हमारे लिए वरदान है या बोझ है? क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण में हिंदू और मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनकी स्थिति क्या है? फर्टिलिटी रेट और रिप्लेसमेंट रेट और जनसंख्या वृद्धि से हमारे देश में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सिंह और आज बात करेंगे जनसंख्या हमारे लिए संसाधन है या बोझ है। पब्लिक वेलफेयर, फैसिलिटी और कन्वीनियंस के ग्लोबल इंडेक्स में भारत इसलिए पीछे हो जाता है क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत अधिक है। लेकिन जब भी बात आती है प्रति लाख, प्रति हजार और प्रति व्यक्ति की, तो उसमें भारत जो होता है ना बहुत नीचे पायदान पहुंच जाता है। हमारे देश की विशाल जनसंख्या एक सकारात्मक पहलू है, लेकिन उसे उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम बात करते हैं भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का लोगों तक न पहुंच पाना। अगर हम हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के जो युवा हो उनको अगर हम अच्छी पढ़ाई से, अच्छी एजुकेशन देके, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी देके आगे बढ़ाएं और उनको विकास करें तो हमारे देश के लिए एक रिसोर्सेज की तरह काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो सबसे बड़ा रिसोर्स है ना हमारे लिए, वो एक ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स कब बनेगा? अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छा मेडिकल फैसिलिटी देंगे, तब वो आगे जाके हमारे लिए एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह काम करेंगे और हमारे देश को बहुत आगे लेके जाएंगे। भारत की आबादी का दूसरा पहलू ये भी है, जो दुनिया के तमाम देश है ना वो भारत के लोगों पे डिपेंड है। बहुत सारी ऐसी कंट्री जो हमारे देश के वैल्यूएबल रिसोर्सेस हैं उनसे बहुत आगे बढ़ रही है। कई देश तो ऐसे हैं जो कि आस लगा के बैठे हैं कि इंडिया के लड़के निकलेंगे तो हमारे देश में आएंगे, तो हमारा देश विकास करेगा। और हम बात करते हैं कि हमारी जनसंख्या हमारे लिए बोझ है। विशेषज्ञ मानते हैं जो हमारे देश का फर्टिलिटी रेट है वो हमारे रिप्लेसमेंट रेट से कम हो चुका है। अब थोड़ा जान लेते हैं रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है। हमारे जो देश की जनसंख्या है उसको रिप्लेस कौन करेगा? हमारे देश के जो नए बच्चे आएंगे वो रिप्लेस करेंगे। अगर वही आना कम हो जाएंगे हमारे देश का रिप्लेसमेंट रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो हमारे देश की फर्टिलिटी रेट है वो कम है। जब वो कम है तो बच्चे कम होंगे, जब बच्चे कम होंगे तो हमारे देश के जो लोगों को रिप्लेस करने के लिए नए बच्चे नहीं आ पाएंगे। फ्यूचर में जनसंख्या वैसे भी हमारी कम हो जानी है क्योंकि जो हमारा फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आ गई है। कुछ समूह ऐसे हैं जिनकी फर्टिलिटी रेट वो काफी समय से कम बनी हुई है, तो कुछ ऐसे भी समूह हैं जिनकी फर्टिलिटी रेट कम होने के बावजूद भी अधिक है। हमारे देश की जनसंख्या को कम करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि हमारे देश की जो केंद्र सरकार है वो जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आने वाली है। दरअसल किसी चीज को लागू करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक कि लोगों को जागरूक करना। अब लोगों को जागरूक हम कर सकते हैं एजुकेशन से, उनको नॉलेज देके, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करा के, लोगों को बता के, लोगों को समझा के। और दूसरा है सख्त कानून बना के। सरकार का काम होता है कानून बनाना, निर्णय लेना और अपने सीमा में रहने वाले लोगों पे वो कानून को लागू करना। जब से केंद्रीय मंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कही है, ये बात जोरों से हो गई है कि जो हमारे देश की जनसंख्या है वो हमारे लिए संसाधन है या हमारे लिए बोझ है। इस बात पे पहुंचने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो भारत की जनसंख्या के 65% लोग हैं वो कामकाजी हैं। कामकाजी उनको बोलते हैं जिनकी उम्र 15 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स तक। उससे भी बड़ी बात यह है कि 27 से 28% जो लोग हैं हमारे देश के वो एकदम जवान है। उनकी उम्र है 15 से लेकर 29 के बीच। हमारे देश की जो कामकाजी आबादी है वो जो निर्भर आबादी से बहुत अधिक है, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। यही नहीं, अपनी युवा आबादी के दम पर जो भारत है दुनिया भर में प्रतिभाओं की फैक्ट्री बना हुआ है। टीचर्स लेकर सीईओ तक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी दे रहा है हमारा देश। और साथ ही हमारे देश में काम करने के लिए जो हमारे स्किल फोर्स है, जो कामकाजी युवा है बहुत ज्यादा है। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफी लाभ मिलेगा। और दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कनाडा जैसे देशों की, जहाँ की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। एक तरफ लोग जहाँ जीवन प्रत्याशा, जो लोगों के जीने की जो रेट है ना वो अधिक हो गई है, लोग बहुत ज्यादा दिन तक जी रहे हैं। जो वहाँ का जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो चुका है। और जब फर्टिलिटी रेट कम हो चुका है तो वहाँ के देश की जो आबादी है ना वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और इसका परिणाम यह है कि कनाडा जैसे देशों में बुजुर्गों की जो संख्या है काफी बढ़ चुकी है, जिससे कनाडा जैसे देशों की वर्क फोर्स जो है, जो कामकाजी युवा है, उनकी आबादी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और उसका सीधा जो असर होगा, इम्पैक्ट होगा उनका इकोनॉमी पे होगा। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के रिसर्च के मुताबिक भारत के पास वर्किंग पॉपुलेशन का लाभ उठाने के लिए बहुत बड़ा टाइम है, यानी कि 2005-6 से लेके 2056 तक, जो कि किसी भी देश से ज्यादा है। हालांकि आबादी का लाभ गिनाते समय हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन है वो अपने आप ही फायदा नहीं दे सकती देश को। उसके लिए सरकार को अच्छा एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी और स्किल के क्षेत्र में काम करना होगा। क्योंकि हमें पता है मोर एजुकेशन मोर नॉलेज। किसी के पास एजुकेशन होगा तो उसके पास नॉलेज आएगी,
और नॉलेज आएगा तो अपॉर्चुनिटी आएगी, अपॉर्चुनिटी आएगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। जब कोविड महामारी आई थी उसमें बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे लोग नौकरी ढूंढ भी रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही। जब हमारे देश की जो सरकार है उसको स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने से हमारे देश की आबादी को भी लाभ मिलेगा और साथ साथ हमारे देश को भी लाभ मिलेगा। क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत है, जबकि देश के लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की जरूरत ही नहीं है। जब से केंद्रीय मंत्री ने कानून लाने की बात कही है, ये बात जोरों में पहुंच गई है कि जनसंख्या वृद्धि में किसी एक समुदाय की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, जबकि दूसरा समुदाय ऐसा है जो कि जनसंख्या नियंत्रण पे बहुत देर से गंभीर है, जागरूक है। इस तर्क को सही नहीं माना जाता। हाँ, एक समय ऐसा था जबकि एक समुदाय की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा थी जनसंख्या वृद्धि में। अब लगभग हर समुदाय के लोग, हर वर्ग के लोग जनसंख्या नियंत्रण पे जागरूक हो चुके हैं, गंभीर हो चुके हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े भी कुछ इसी तरह से कहती हैं, और इनकी आंकड़े ये भी गवाही दे रही है कि जो हमारा जनसंख्या है वो अभी स्थिर हो चुका है, क्योंकि जितना हमारा फर्टिलिटी रेट है और जितना रिप्लेसमेंट रेट है वो लगभग बराबर हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो अपने आप ही कुछ दिन में स्थिर हो जाएगी और कानून बल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने ये कानून लगाया था लेकिन उनका जो रिजल्ट था कुछ ज्यादा अच्छा नहीं मिला। क्या एक ही समुदाय के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए? उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। NFHS 5 के आंकड़े उस तर्क को भी गलत कर देंगे कि किसी एक समुदाय के लोगों का जनसंख्या बढ़ाने में बहुत ज्यादा हाथ है, क्योंकि समुदाय के हिसाब से फर्टिलिटी रेट में कोई ज्यादा अंतर नहीं रह गया अभी। 1992-1993 में जो मुस्लिम थे उनकी जो फर्टिलिटी रेट थी यानी प्रजनन दर था वो था 4.4, जो कि अभी घट के 2.3 पर आ गया है। वही हिंदू कम्युनिटी का जो फर्टिलिटी रेट था वो 3.3 था, जो घट के 1.94 आ गया है। जो फर्टिलिटी रेट है तो धर्म से ज्यादा एजुकेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि तमिलनाडु में जो मुस्लिम समुदाय है उनका फर्टिलिटी रेट है 1.93, जबकि बिहार में जो हिंदू कम्युनिटी है उनका फर्टिलिटी रेट है 2.88। हाँ, ये बात अलग है कि नेशनल लेवल पे अगर हम परसेंटेज देखेंगे तो जो मुस्लिम समुदाय है उनका फर्टिलिटी रेट है वो अधिक है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वहां की आबादी का बहुत ज्यादा योगदान होता है। युवा आबादी वहां की वर्क फोर्स होती है जिसके दम पर उनकी आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं वो आगे बढ़ती हैं, और भारत की आबादी यहाँ की ताकत है। अच्छी बात तो होगी कि हमारे देश की जनसंख्या जो है हमारे लिए एक रिसोर्सेस है, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है और फ्यूचर में हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा काम भी करेंगे। किसी भी देश की जनसंख्या को अगर अच्छी तरह से नियोजित न किया जाए तो उस देश को कई क्षेत्रों में बहुत गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या समस्या पैदा हो सकती है अगर जनसंख्या हमारा नियोजित न किया जाए। तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। प्राकृतिक संसाधनों की कमी बढ़ती जनसंख्या की सबसे गंभीर प्रभाव है, क्योंकि पृथ्वी उतना ही उत्पादन करती है जितना उसकी क्षमता है। यदि संसाधनों का उपयोग सजगता से नहीं किया जाए और हमारी जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रहे तो लास्ट में क्या होगा, संसाधनों की कमी हो जाएगी। अब संसाधनों की कमी में ये हो जाएगा कि वनों की जो कटाई होने लगेगी, जंगली जानवर हैं उनका शिकार होने लगेगा, खाने के लिए कुछ तो चाहिए, प्रदूषण फैलेगा, और इस तरह बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम है जो कि क्रिएट हो जाएंगी और हमें उनका सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा है सघन खेती में वृद्धि। खेती करने के लिए हमें खेत की जरूरत पड़ेगी, और जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रहा है हमें बहुत ज्यादा राशन की जरूरत पड़ेगी। राशन के साथ साथ हमें रहने की भी जरूरत पड़ेगी, और हम कहाँ से रहेंगे? जंगल की कटाई होगी तभी तो हम जाकर वहां पे घर बना के रहेंगे। अनाज को कैसे अधिक उपजा सकते हैं? एक तो ये हो जाएगा कि खेती का जो जमीन है उसको बढ़ा दे, या जमीन में ऐसा फर्टिलाइजर डालें, ऐसा खाद डालें कि हमें उतने जमीन में अधिक अनाज उगे और सघन खेती होगा। तीसरा आता है जो जंगली जानवर है उनका विलुप्त होना। जब हम अपने खेत को बढ़ाएंगे, हम अपने घर बनाने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी, तो क्या होगा, हम वन की तरफ जाएंगे, और वन जाएंगे तो वन में कटाई होगी, वन कटाई होगी तो बहुत सारे जो रहने वाले जो जंगली जानवर हैं वो भी मरेंगे। कुछ विज्ञानियों की चेतावनी भी है कि आने वाले समय में अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ता रहे तो 50% से अधिक जो हमारे वन्य जीव है वो विलुप्त हो जाएंगे। बेरोजगारी से निपटना भी जरूरी है। दोस्तों, तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की संकट बढ़ जाती है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो हमारे पास लोग अधिक हो जाते हैं। जब लोग अधिक हो जाते हैं तो क्या होता है, कामकाजी लोग यानी कि जो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन है वो बढ़ जाता है,
और उनको अच्छे से रोजगार मिल नहीं पाता है। जब उसको उनको अच्छे से रोजगार नहीं मिल पाता है, और जब रोजगार नहीं मिल पाता तो क्या हो, वो बेरोजगार बन जाते हैं। और जब किसी देश का युवा बेरोजगार हो, वहाँ की आर्थिक स्थिति यानी वहाँ की उस देश की इकोनॉमी भी बहुत नीचे हो जाती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइए। नमस्कार।